देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का दौर चल रहा है और वजह है ईरान अमेरिका के बीच की तनातनी। इसकी वजह से दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हॉर्मुज से ही दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारत का लगभग 40% तेल आयात इसी रास्ते से होता है, लेकिन 28 फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। हजारों ऑयल टैंकर समंदर में खड़े हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल के पार चल रही है। अब जंग का दूसरा राउंड कभी भी शुरू हो सकता है और ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमत आसमान छुएगी। महंगाई कमर तोड़ देगी, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी तो फिर सब कुछ बढ़ेगा। इसका असर हर घर हर जेब पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी को इसका अंदाजा है और मोदी ने देश को सावधान भी कर दिया है। मोदी की अपील पर अमल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया, देश को मैसेज दिया कि अगर तेल की खपत में कटौती नहीं की गई तो आगे फिर बड़ी लड़ाई है, जिसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत आज से और अभी से हो जानी चाहिए और संयुक्त रूप से होनी चाहिए। पीएम मोदी पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील कर रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री तेल के दाम बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। आइए चला बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलती हूं और उसके बाद बताती हूं कि मिडिल ईस्ट की ये जंग किस तरीके से पूरे देश पर महंगाई का बोझ लेकर आई है। कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन महंगाई दस्तक दे चुकी है। अब ये आप देखें, 3 तेल कंपनियां हैं जो रोजाना 1000 करोड़ से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही है। कितना? 1000 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। अगर महीने की बात करें तो एक महीने में तेल कंपनियां करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही हैं। अगर तेल के दाम नहीं बढ़े तो 3 महीने के दौरान तेल कंपनियों को होने वाले नुकसान का आंकड़ा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। यह रकम पिछले साल तेल कंपनियों को हुए कुल मुनाफे से ज्यादा है। यानी कि जो 3 महीने में नुकसान हुआ है वो पिछले साल की पूरी कमाई का लगभग जो साफ हो गया है। जितना उन्होंने कमाया था मुनाफा, वो मुनाफा खत्म हो चुका है और अब आने वाले दिनों में ये नुकसान और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब राजधानी दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल का रेट क्या है वो आपको बता दें। ये 94 रुपए 77 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल 87 रुपए 67 पैसे में मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बाद इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट $100 प्रति बैरल को पार कर चुका है। इस कारण तेल कंपनियों को 1 लीटर पेट्रोल पर 14 रुपए और 1 लीटर डीजल पर 42 रुपए का घाटा हो रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकार ने कुछ समय तक लोगों को राहत दिलाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की बजाय इस पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। आप जानते हैं ना कि 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, जो कि घटाकर 0 कर दी और हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो कंपनियों को इस वजह से हो रहा है। लेकिन आम उपभोक्ता पर, उनकी जेब पर अभी इसका असर आना शुरू नहीं हुआ है और सब कुछ तेल से जुड़ा हुआ है। तेल का संकट बहुत बड़ा संकट है। इसका असर कैसे दिख रहा है वो आप देखें। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, दूध है, उसके दाम 2 रुपए तक बढ़ गए हैं। अमूल दूध हो चाहे मदर डेयरी हो, उसके दाम बढ़े हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोने और चांदी की कीमत में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी कि एमएमआर में आज से सीएनजी की नई कीमतें लागू हो गई हैं। सीएनजी की कीमत 82 रुपए से बढ़कर 84 रुपए प्रति किलो हुई और रुपए की बात करें तो वो लगातार गिरता चला जा रहा है। रुपए का भी दम फूल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे गिरकर 95.74 पर आ गया है। कहीं चीनी की भी कीमतें कड़वी ना हो जाए, इसकी आशंका को देखते हुए सरकार ने 30 सितंबर तक चीनी के एक्सपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। तो बात तो बिल्कुल साफ है और स्पष्ट है कि महंगाई है। कोई आंख बंद कर ले इससे महंगाई से आंख चुरा सकता है, तो अब ये नहीं हो रहा है। दूध भी महंगा है, सीएनजी का भी दाम बढ़ रहा है, चीनी का निर्यात रोक दिया गया है 30 सितंबर तक के लिए। कच्चे तेल की बात करें, ये $100 प्रति बैरल को पार कर चुका है। सोने चांदी की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो ये तमाम तस्वीर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं, ये भारत में हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी बार बार देश से बचत की अपील कर रहे हैं। मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को सादगी से कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी गाड़ियों का काफिला 12 गाड़ियां हैं, अगर 10 गाड़ियां हैं तो आप उससे कटौती करें। नए वाहन खरीदने से बचने की सलाह दी। मोदी ने कहा कि वो उनकी अपील पर अमल करें, जनता के सामने मिसाल पेश करें। देश के मौजूद संसाधनों का सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। मोदी ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में सरकारी काफिलों में गाड़ियों की संख्या कम रखने पर जोर दिया और यह भी कहा कि जब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तब मंत्रियों और अधिकारियों को बिना जरूरत के नए वाहन खरीदने से बचना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने जबलपुर हाईकोर्ट के एक जज का जिक्र किया जो साइकिल से अदालत जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के राज्यपाल का भी बताया कि बस से यात्रा करते हैं वो, उन्होंने उनका उदाहरण दिया। आप उन्हीं की गाड़ियों की तस्वीर देखिए, उनके प्रोटोकॉल में गाड़ियों का लंबा काफिला होता है, उसमें भी केवल 2 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। मोदी का कहना यह है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी आम लोगों से ज्यादा होती है, इसलिए उन्हें सादगी और जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा उनकी तस्वीर भी हमारे सामने रखें, क्योंकि अब ये चिंता हमारे और आपके घर की दहलीज पर आ चुकी है। चिंता इस बात की है कि ये महंगाई कितने दिनों तक और सताने जा रही है। प्रोफेसर जजाति पटनायक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गैस ऑयल एनर्जी के विशेषज्ञ हैं, इस पर वो अपनी बात रखेंगे। अर्थशास्त्री दीपांशु मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत दीपांशु जी आपका भी। और फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल तो दीपांशु जी आपसे है, आप अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र का मॉडल आप जरा दर्शकों के सामने रखें और समझाएं कि हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है। क्या अब हमें पैनिक में आने की जरूरत है या समझदारी के साथ अगले कुछ महीनों तक चलने की जरूरत है? भाई, किस घर की आवश्यकता में दूध नहीं है, वो दूध 2 रुपए महंगा हो गया। सीएनजी की गाड़ियां अभी भी सड़कों पर, अभी हमने मुंबई की बात की, महाराष्ट्र की बात की, लेकिन उससे बाकी राज्यों तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा अगर यही स्थिति रही। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा 2-3 पॉइंट्स पे ज्यादा एम्फोसिस होगा मीनाक्षी जी, जो आज के इस समय में आप स्थिति देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में 2-3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिस चीज पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की, तो उस पे प्राइस पे इम्पैक्ट कैसे आता है एसेंशियल्स पे, जिसे आप बता रही थी और समझा रही थी। उस पे इम्पैक्ट आने से जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है एसेंशियल प्राइस कमोडिटीज का, वो बढ़ता है। अभी तक की अगर हम पिछले 3 से 4 महीने की स्थिति देखें, जो कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में रहा है, वॉर के एक्सपेंशन से प्राइस पे इम्पैक्ट एसेंशियल कमोडिटीज पे उतना नहीं आया है अभी तक। उसका रीजन ये था कि चाहे हम उसको एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से देखें या इकोनॉमिक रीजन की वजह से देखें, फ्यूल प्राइसेस वर नॉट इंक्रीज्ड, लार्जली बिकॉज कि असेंबली इलेक्शंस का टाइम था और उस समय हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है उनको भी यूटिलाइज करना चाह रहा था। मगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो रुपी की वैल्यू है और जिस वो तरीके गिर से रही रुपी है। की वैल्यू गिर रही है, उससे जो भी आप फॉरेन कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं जिसको खरीदेंगे, वो आपको ज्यादातर महंगी पड़ेंगी और हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बहुत क्विकली डिसिपिटेट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ऐसे कोई पैनिक की स्थिति नहीं है। मैं इस चीज पे, इनफैक्ट मैंने इस चीज पे थोड़ा रिफ्लेक्शन लिखा भी था और बताया भी था कि पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। इंडिया के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा रिजर्व बैलेंस है। बट ये बात सही है कि अगले 6 से 12 महीने इकोनॉमी के लिए जरूर कठिनाई के समय से जाएंगे। उसका मैं आपको 2 तरीके से रीजन बताता हूँ। वन, जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जो आम आदमी है, हम्म। उस पे इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियरली आएगा। प्राइसेस के तौर पे तो जरूर आएगा, जो कि चाहे ऑयल प्राइसेस के थ्रू हो, फर्टिलाइजर इंपोर्ट होने के, राइज इन प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर से किसानों को जो एक फूड सिक्योरिटी में इश्यूज आएंगे, उसमें आपको इम्पैक्ट आएगा। बट सप्लाई साइड शॉक्स को अगर हम हटा दें, हम्म। डिमांड साइड पे भी इकोनॉमी की स्थिति इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। एंड इस विषय पे हम जैसे कुछ लोगों ने
लिखा भी है, काफी चीज पे रिफ्लेक्ट भी किया है कि जी। डिमांड साइड स्लो डाउन हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में पिछले कुछ वर्षों से। तो जो टॉप 10% कंज्यूमर्स हैं, टॉप 10% इनकम कंज्यूमर्स हैं, उनका तो आप अगर देखें उनकी डिमांड पे तो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है। हम लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू काफी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। मगर लो मिडिल इनकम ग्रुप्स पे उसका इम्पैक्ट ज्यादातर आएगा, प्राइसेस में भी, डिमांड साइड शॉक्स में भी। जी। और इसमें गवर्नमेंट एक ही चीज कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो एसेंशियल प्राइसेस हैं कमोडिटीज के, उनको फिस्कल पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू थोड़ा कंट्रोल रखे, क्रेडिट का एक्सेस बढ़ाए, डिमांड इस पे थोड़ा जो सा और हम क्रेडिट की डिटेल है में सब। आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जी। जो प्रोफेसर जजाति, हमारे सामने एकदम सामने संकट दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी बाधित है। अभी मैंने डिटेल रखी सामने कि जो पिछले वर्ष का पूरा मुनाफा ऑयल कंपनीज ने कमाया है, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सारा गंवा दिया है, और अब नुकसान की जितनी भरपाई है अभी तक पेट्रोलियम कंपनीज कर रही थी, लेकिन कब तक कर पाएगी। तो पहला ही सवाल मन में आता है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं? मीनाक्षी जी देखिए, अभी जैसे कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हुआ है और उसमें मुझे लगता है पेट्रोल और डीजल और गैस का प्राइस बढ़ेगा, और ये 6 से 12 मंथ्स जैसे हमारा को पैनलिस्ट दीपांशु जी बता रहे थे, नेक्स्ट टू 6 and 10 मंथ्स हमारा एक क्रिटिकल सिचुएशन है। और रहा सवाल आपका जो सप्लाई चेन का है, ये सिर्फ आप देखिए ऑयल एंड गैस का सप्लाई चेन नहीं है, आप इसको होलिस्टिकली देखिए। आप ऐसे ही जैसे अगर सब देखेंगे कि ऑयल एंड सप्लाई चेन का उसका ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, टूरिज्म के ऊपर होता है, लेकिन फर्टिलाइजर सप्लाई चेन इसका एग्रीकल्चर के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ेगा जो कॉमन मैन एंड फार्मर्स के लिए। इसके बाद में देखिए हीलियम, वही से भी इंपोर्ट होता है 35%। उसका देखिए आप जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस बोथ जो है आपका ऑफेंसिव डिफेंस और डिफेंसिव मिसाइल से जितने भी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। इसके बाद में देखिए जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन से, जैसे ब्लड प्रेशर का मैं बता रहा हूं, और आपका जो डायबिटिक्स का है जो मेटफॉर्मिन है, और इसके बाद जो एंटीबायोटिक्स है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन जितने भी हो गया है, उसमें देखिए कुछ 10% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होता है, इस सेक्टर के भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके बाद आप देखिए जो पॉलीथीन और जो पॉलीमर इंडस्ट्रीज जितने भी है, वो मिथेनॉल हो गया, ये सब यूज होता है। तो ये सप्लाई चेन जो है आपका डिसरप्शन होने का आशंका है, और ये 6 to 12 मंथ्स तक ये कंटिन्यू करेगा, अभी हॉल होने का नहीं है चांस। और सेकेंडली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कदम लिया है, अभी क्या किया है ना, 15% हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा है, किसके ऊपर, आपका गोल्ड और सिल्वर का आयात के ऊपर, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा फॉरेन एक्सचेंज को प्रोटेक्ट करना है, रुपये को स्टेबलाइज करना है। इसके बाद में एनकरेज करना है प्रोडक्टिव यूज ऑफ सेविंग्स, क्योंकि लोग ताकि बॉन्ड, शेयर से दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते। तो गवर्नमेंट ये सब मेजर्स भी ले रहे, इसके साथ ऑस्टेरिटी मेजर्स भी ले रहा है कि जो जरूरत है, आप जैसे बता रहे थे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कम करना है, फॉरेन ट्रिप्स भी कम करना है, ये सारे गवर्नमेंटल मेजर्स भी लाना है। क्योंकि अगर हम कुछ भी ये प्रिंसिपल्स को अपनाएंगे, मेरे ख्याल से हम ये सिचुएशन के साथ। मुझे सर एक बात बताएं, क्योंकि अभी एक तस्वीर में दर्शकों को दिखा देती हूँ। अंशु जी थोड़ा सा आप इंतजार और करें, मैं आ रही हूँ आपके पास। तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने अपने गाड़ियों के काफिले की बहुत गाड़ियों को कम कर दिया है, और उसका असर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसका महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा समेत कई मुख्यमंत्रियों ने भी उस अपील का अनुसरण किया, अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या में कटौती कर दी, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, इसके लिए सभी राज्यों के सीएम और मिनिस्टर्स आगे आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से तस्वीर आ रही है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया, कोई बाइक पे चलता हुआ दिखाई दिया। सम्राट चौधरी ने ईवी गाड़ी का इस्तेमाल किया और 3 गाड़ियों के साथ ही अपने आवास से बाहर जाते हुए दिखाई दिए। सम्राट चौधरी भी बिहार के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी बात करें, काफिले में कटौती की गई है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि ये जो वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है, जो हम पाकिस्तान में आज से 3 महीने से सुन रहे हैं, जब से ये युद्ध शुरू हुआ,
जब से ये वैश्विक परिस्थिति शुरू हुई, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जितने आप छोटे देशों की भी बात करें, वहां पर तो बहुत समय से ये किया जा रहा है। लेकिन अब जब भारत इस तरीके का फैसला लेता है तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है? अब कोई अगर मुझसे ये पूछे कि मैं हफ्ते में 4 दिन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूं, 3 दिन अपनी गाड़ी इस्तेमाल करूं, तो क्या इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि कारण क्या है ना, अगर आप ऑल्टरनेटिव या कुछ प्रिंसिपल अपनाएंगे, 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, डेफिनेटली हमारा देखिए जो पेट्रोलियम और डीजल है, इसका काफी हद तक यूज कम हो जाएगा। तो ये एक अल्टरनेटिव है। लेकिन साथ साथ ये देखिए, ऑलवेज हमको डिफरेंट डायमेंशंस में देखना है, क्योंकि जैसे फॉरेन ट्रिप्स होता है, फॉरेन विजिट्स होता है, इसके बाद में आपका जो गवर्नमेंट मशीनरीज का बात बता रहे, एंटायर ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी देखिए, मिनिस्टर्स देखिए, तो आपको हर सेक्टर्स में एक्चुअली ये मेजर्स लाना पड़ेगा। सिर्फ 4 डेज 3 डेज नहीं करने में होगा, आपको डिफरेंट सेक्टर्स में लेना पड़ेगा। देन ओनली आप ऐसे पोजीशन में रहेंगे ताकि हम कंट्रोल कर पाएंगे। इस पे दीपांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपांशु जी कहें। नहीं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमें थोड़ा सा पॉलिटिकल सिग्नलिंग से आगे बढ़ते हुए कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कैवलकेज में रिडक्शन में क्या उसका इफेक्ट है, उसको छोड़ के आम आदमी पे और लो इनकम ग्रुप्स पे इसका असर क्या पड़ रहा है वो देखना ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने मेंशन किया, और देशों में ये जो कटौती है या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये बहुत पहले से इम्पोज होना शुरू हो गए थे। बिकॉज जब एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हुई, मैं आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हटा भी दें, तो फर्टिलाइजर, एलपीजी और सप्लाई चेन के रिस्ट्रिक्शन से जो प्राइसेस पे इम्पैक्ट है, ऑलरेडी उस एंटिसिपेशन में काफी मेजर्स लिए गए थे। हमारे यहाँ मेजर्स वो नहीं लिए गए क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस थे। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलस है, उस पर ज्यादा हमें सोच विचार करने की शायद जरूरत नहीं है। मगर मैं एक चीज ये आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ग्रोथ सिस्टम सिटीज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेजिलियंस पे नहीं डेवलप्ड है। रोज रोज जो लो इनकम ग्रुप्स में माइग्रेशन वर्कर आता है, ट्रैवल करता है, उस पे इस चीज का इम्पैक्ट कैसे होगा वो हमें समझने की जरूरत है। विच इज कि जनरली जो लो इनकम कम्युनिटीज हैं वो कोई मैं भी सर शॉक आपसे बहुत सीधे शब्दों में ये पूछ रही हूँ कि क्या इससे फायदा होगा? आप पेट्रोल की खपत कम करते हैं, आप डीजल की खपत कम करते हैं, तो क्या इससे फायदा होने जा रहा है? आई नीड आंसर यस और नो। No, answer is no. Of course, this is a drop in the bucket. ड्रॉप इन द बकेट, ठीक है। प्रोफेसर अंशु जोशी अब इस पर बात करना चाह रही हैं। अ ड्रॉप इन द बकेट केवल सिग्नलिंग है, केवल मैसेजिंग है, इसका असर कोई बड़ा नहीं है। मीनाक्षी, 140 करोड़ की आबादी वाले इतने बड़े देश में अभी तक अपनी डायनामिक पॉलिसीज के साथ हमने प्रयास ये किया कि जो ये प्राइमरी शॉक्स थे वेस्ट एशिया में, जो कुछ भी संकट चल रहा है, हमने इस पर लगातार चर्चा की है। इससे जिस तरह से सप्लाई चेन बाधित हुई, ना सिर्फ ऑयल गैस और एलपीजी की, फर्टिलाइजर्स की, केमिकल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, दवाइयों की, खाद्य उत्पादों की, इसमें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने इस एक क्षेत्र से तेल गैस और एलपीजी की आमद को बहुत कम कर लिया था। हम 80% से 46% लेने पर हमारा ये आंकड़ा पहुंच गया था। यही कारण है कि जो ये वेव्स हैं ये हम तक बहुत कम पहुंची, और अब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री ने ये अपील की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मैं अपने को पैनलिस्ट की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि इलेक्शंस की वजह से सरकार ने ये अपील अब की या कीमतें नहीं बढ़ाई। आप अभी का पिछले 10 दिन का डेवलपमेंट देखिए मीनाक्षी, न सिर्फ अमेरिका ईरान के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी चोक्ड है। दूसरी तरफ सऊदी और यूएई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक नया थिएटर खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जब ये डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई पड़े, तब जाकर के ये टाइमिंग आप देखिए, तब जाकर के ये एक अपील हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी के साथ में की, और सबसे पहले उसका अनुसरण उन्होंने किया। अब यहां मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हम बहुत अच्छे, हम किसी संकट में नहीं है। 700 बिलियन यूएसडी के अपने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। लेकिन मीनाक्षी, जब हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं, जब हम सोना खरीदते हैं, तो 721 टन सोना हम हर साल इंपोर्ट करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, लगभग 7.5 लाख करोड़ का अपना ये जो पैसा है ये बाहर जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे ही हम जो ऑयल एंड गैस मंगाते हैं, तो 13 लाख करोड़ का हम ऑयल एंड गैस हर साल मंगा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर 20 लाख करोड़ का हमारे फॉरेक्स रिजर्व को सीधे सीधे
अलाइंड ये जो है पैसा है जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। तो इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने अपील की कि अपने ईंधन की हम बचत कर सके, जितनी कर सकते हैं। सोना कम से कम 1 साल ना खरीदें। अंशु जी, मैं प्रधानमंत्री की अपील के साथ समर्थन देती हूँ। मैं आपकी इस बात का भी समर्थन करती हूं कि अगर हम सोना कम खरीदेंगे या अगर जरूरी नहीं है तो ना खरीदें, इससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसकी आप बात करें कि वो हमारा, उस पर हम एक बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि संकट नहीं है तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं। संकट तो है। संकट नहीं होने की स्थिति तब होती जब दूध का दाम नहीं बढ़ता। संकट की स्थिति तब नहीं होती जब सीएनजी का दाम नहीं बढ़ता। जब मेरा मन करता तब मैं सोने पर इन्वेस्ट कर देती, ना कि मैं ये इंतजार करती कि सरकार की मेरे से अपील क्या है। तो संकट है, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं खड़ी हो सकती। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं इसीलिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं यही कह रही थी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर संकट नहीं है, लेकिन हमारे आसपास संकट बना हुआ है और हम अनदेखा करके इस संकट को नहीं चल सकते। और इसीलिए जब संकट का समय आता है तो हम यदि अपने भारतीय वैल्यू सिस्टम को देखें, डिप्लोमेसी को देखें, तो हम बचत करके चलते हैं, हम मितव्ययिता के साथ अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये आपके हमारी कंडीशनिंग में है, ये हमारे हर एक के, यदि आप भारतीय परिवारों को देखें तो ये अपने स्वभाव में है। तो वही अपील जो 7 पॉइंट्स कहे गए हैं कि हम कैसे तेल की, ईंधन की और अपने दूसरे संसाधनों की बचत कर सकें, ये इस वक्त महत्वपूर्ण है ताकि हम किसी संकट की स्थिति में ना पड़े। हमारे आसपास तो एक बड़ा संकट है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि जिस प्रकार की कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन है, बढ़ती जा रही है। आज और कल ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट नई दिल्ली में चल रही है, उसका प्रमुख विषय ही चर्चा का ये बना हुआ है कि किस तरह से हम इस एक पूरे संकट का, जो कि सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हमारे आगे चल के आप राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, मैं तो कह रही हूँ अंशु जी कि वैश्विक संकट है और केवल भारत के लिए नहीं है, चीन के लिए भी ये संकट है क्योंकि तेल वो भी लेकर आ रहा है। लेकिन चीन जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है हमारी, हमें ये भी पता होना चाहिए। हमारे पास उतना ना ऑयल रिजर्व है, ना उतना हमारे पास स्रोत है कि जहां से हम तेल का उत्सर्जन कर सके। हमें अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए और इसलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत है। दीपांशु जी, आप कमेंट करिएगा। आप, मैं देख रही हूँ आप कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आपके सामने बस। हाँ, अच्छा, चलिए बोल लीजिए। नहीं, मैं बस एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन को बहुत लाइटली लेना, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, सही नहीं होगा। इसका इम्पैक्ट हम, जैसे मैंने बोला, अगले 3, 6 और 9 अगर हम महीने देखें, आप इसको बहुत अच्छे से डायग्नोज कर पाएंगे। 2 मेन चीजें हैं जो बहुत बड़े इश्यूज रहे हैं, जिसपे आई थिंक अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। वो है रूपी की कंडीशन पे। रुपी की वैल्यू कोई वेस्ट एशिया की क्राइसिस से ही नहीं गिर रही है। अगर आप 6 से 8 साल का समय लें, रुपी की वैल्यू इसलिए गिर रही है क्योंकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया हुआ था वो उससे भी तेज स्पीड से बाहर जा रहा है। FIIs के फ्लो आउटफ्लो से जो इम्पैक्ट रुपी पे हुआ है, वो अब जिसे हम कैपिटल अकाउंट इम्पैक्ट कहते हैं, जी। अब वो करंट अकाउंट में शिफ्ट हो गया है। वो वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की अपील, वो उसमें कोई तो संदेह नहीं है कि वो चीज ठीक है, बट मेरे हिसाब से ज्यादातर जो अभी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो क्राइसिस की सीरियसनेस को दीपांशु जी आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। FII की जो आप बात कर रहे हैं, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम जापान की बात करें, चीन की बात करें, विदेशों की बात करें, तो वो ऑलरेडी AI टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। इसलिए यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट निकलकर बाहर देशों में जा रहा है। तो इस वक्त तो एग्रेसिव मोड पर काम करने की जरूरत है और भाई जनता से ही पहली अपील की जाती है और जनता सरकार का साथ भी देने के लिए तैयार है। पर सवाल ये है कि जनता को आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, जनता को आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए आपको, जितना टैक्स टेररिज्म है इंडिया में राइट नाउ, ये टैक्स टेररिज्म को आपको एड्रेस करना होगा। GST के रैशनलाइजेशन से वो नहीं होगा। मैं सर ऑयल पर थोड़ी सी बात लेकर फिर से आना चाहती हूँ और प्रोफेसर जजाति जी मैं आपके पास आऊँ। एक तस्वीर बिहार की दिखा देती हूँ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए 3 गाड़ियों के काफिले के साथ दिखाई दिए। सम्राट चौधरी दरभंगा जाने के लिए जब अपने आवास से एयरपोर्ट जा रहे थे तो उनका काफिला बहुत छोटा दिखाई दिया। सम्राट चौधरी खुद EV गाड़ी से जा रहे थे, उनके साथ एस्कॉर्ट की 2 गाड़ियां थी। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की, देखें आप।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले की संख्या काफी कम कर दी है। 1, 2 और 3, सिर्फ 3 गाड़ियों से सम्राट चौधरी जा रहे हैं। दरभंगा उनको जाना है और एयरपोर्ट की तरफ अभी रवाना हुए हैं अपने आवास से। तो सम्राट चौधरी ने यह तय किया था कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का जो फैसला है, जो मकसद है, उस मकसद को देखते हुए सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ सम्राट चौधरी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपील की है उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। सभी मंत्रियों को भी कहा गया है कि वो अपने काफिले की गाड़ियों को कम करें। कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ये भी अपील की है कि संभव हो तो वो जो सार्वजनिक परिवहन है उसका इस्तेमाल करें। तो जाहिर है इसका असर अब दिख रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री अब इस पर अमल करते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हरियाणा की भी दिखा देती हूं। संकट काल में पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी अपने काफिले में कमी की है। हरियाणा के सीएम के साथ साथ पहले 7 से 10 गाड़ियों का काफिला चलता था, लेकिन अब काफिला कम करके 4 गाड़ियों का कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में कमी की, उसके बाद देश के गृह मंत्री ने अपने काफिले में कमी की है और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये काफिला है। और आप जिस समय तस्वीर देख रहे हैं कि काफिले में 4 गाड़ियां जो हैं इस वक्त नजर आ रही हैं, जिनमें से 2 एक जैमर है, 2 सुरक्षा की गाड़ियां हैं और 1 मुख्यमंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री खुद सवार होकर आ रहे हैं। कुल 4 गाड़ियां उनके काफिले में अब कर दी गई हैं। पहले यह काफिला जो था वो कम से कम 7 से 8 गाड़ियों का होता था और अब 1, 2, 3 और 4 गाड़ियां ये आप मुख्यमंत्री के काफिले में इस समय देख सकते हैं। एक गाड़ी वो सामने खड़ी है, पायलट गाड़ी, 1 जैमर और 2 गाड़ियां ये 1, 2, 3 और 4 गाड़ियां जो हैं इस समय यहाँ पर काफिले में नजर आ रही हैं। तो ये इस समय तस्वीर जो है आप मुख्यमंत्री ऑफिस के देख रहे हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हैं उनसे। अब ये तस्वीर वो है जो आप देख रहे हैं कि गाड़ियों के काफिले छोटे होते जा रहे हैं। अब इस संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश से 7 जरूरी अपील की है और उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस पेट्रोल और डीजल को खर्च कम करने पर किया गया है। बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूँ। इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको समझना होगा। वजह यह है कि 85% तेल हम बाहर से लाते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियल ईयर 26 की अगर बात करें तो $150 बिलियन का तेल मंगाया जा चुका है। अगर कीमतें 90 या $100 से ऊपर की रहती हैं, जो कि आप जानते हैं क्रूड ऑयल की कीमत $100 के पार चली गई है, तो ये बिल 170 से $200 बिलियन तक का हो जाएगा। तब आप ये समझ रहे हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है कि तेल की खपत आप कम करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, कि तेल का ये खर्च 170 से $200 बिलियन तक जा सकता है। और अगर ये इतना पहुंचा तो फिर आप सोचे कि किसकी पॉकेट पर असर पड़ेगा? वो आम व्यक्ति की पॉकेट पर ही असर पड़ेगा। अगर पीएम मोदी की अपील पर ही अमल कर लिया जाए तो फिर क्या होगा वो भी आपको समझाना जरूरी है। भारत कितनी बचत कर सकता है वो आपको बताते हैं। क्रूड ऑयल में 10% की यदि कमी कर ली जाती है तो $13.5 अरब की बचत हो सकती है। सोने की खरीदारी में अगर 10% की कटौती होती है तो उसमें भी $7.2 अरब की बचत हो सकती है। खाद्य तेलों की बात करें तो 10% की कटौती का मतलब यह है कि $1.95 अरब की बचत, ये एक अनुमान लगाया गया है कि यहां तक की बचत हो सकती है। उसके अलावा बात करें केमिकल फर्टिलाइजर्स की, जिसका हमारी खेती में उपयोग होता है, वो भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 50% तक की अगर कटौती कर ली जाए तो $7.3 अरब की बचत मुमकिन है। तो करीब $30 अरब की बचत की जा सकती है कि अगर हम पेट्रोल और पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अगर हम इस्तेमाल कम करते हैं, 10% की कटौती करते हैं। लेकिन प्रोफेसर जजाति जी, मेरा सवाल तो ये है, हम जिस फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं वो तो हमारी खेती की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा भले ही दिया जा रहा हो, लेकिन वो इतने वास्ट स्केल पर नहीं हो पाया है। और जिस तरीके की हमारी सघन आबादी है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग उतनी बड़े लेवल पर फिलहाल हो नहीं पा रही है। तो समस्या तो जस की तस से, आप कितनी भी कटौती कर लेंगे, खेती करना तो नहीं बंद कर देंगे।
देखिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या इज नॉट दैट इजी। आप देखिए हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड फैक्टर वेस्ट एशियन कंट्रीज का देखिए, सऊदी अरब, यूएई, जितने भी कतार वगैरह है, तो ये लोग सारा हमारे से इंपोर्ट करते हैं जितने भी फूड प्रोडक्ट्स। तो वहां भी एक क्राइसिस है, वहां भी रेट बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, देखिए आप रूट कॉज को देखना पड़ेगा। ये वार कैसे खत्म तो हुआ है, मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए हुआ है सीजफायर, लेकिन इसको कैसे खत्म किया जाए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इसको हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना है। अभी दो पैरेलल डेवलपमेंट में ये बोलना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि एक है कि अभी न्यू दिल्ली में हमारा जो ब्रिक्स का मीटिंग चल रहा है, तो उसमें अब्बास अराक्ची भी आए हुए हैं, और आपका यूएई का भी रिप्रेजेंटेटिव है, इजिप्ट का भी है, और ईरान का ही सारे है। तो उसमें अभी बातचीत चल रहा है वेस्ट एशियन क्राइसिस के ऊपर, कैसे इसको एक्चुअली एनर्जी क्राइसिस को हल किया जाए। और फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि कैसे आप हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे। इसके बाद और एक डेवलपमेंट देखिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी विजिट हुआ है आप चाइना, और हो सकता है वो चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि आप ईरान के ऊपर दबाव डालिए ताकि वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाए। क्योंकि चाइना का भी उसमें इंटरेस्ट है। चाइना अराउंड 60% जो है आपको वहीं से आयात करता है, पर्टिकुलरली ईरान का जो मेजोरिटी 80% ऑयल वहीं से चाइना आयात करता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो दो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं एट द प्रेजेंट मोमेंट, पर्टिकुलरली इंडिया में चाइना में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का एक रास्ता बन सकता है। क्योंकि आप देखिए जेडी व्हांस भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम ये पीस के तरफ और प्रोग्रेस कर रहे, आगे जा रहे, ये जो हमारा जो निगोशिएशंस। तो मेरा अभी ये बेसिकली एनालिसिस इस पर है कि हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना और शिप्स को निकालना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से देखिए ये प्रॉब्लम कंटिन्यू करेगा। आप जितना भी बात कीजिए, क्योंकि ये डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाइए, पॉलिसी मेजर्स लाइए, इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा दीजिए, इसके बाद में आप जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स ले लीजिए, ये लिमिटेड एक्सटेंट में आपका इकोनॉमी सुधार ला सकता है। लेकिन अब मैं सर ये कह रही हूँ कि ये हमारे और आपके डिस्कशन से काश ये हो सकता होता कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाता, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर होता, कि ये संकट के बादल टल जाते। तो ये तो हमारे हाथ में है नहीं। वी कैन स्टिल होप फॉर द बेस्ट। लेकिन प्रोफेसर अंशु, रियलिटी ये है कि वो जब खुलेगा तब खुलेगा। आज स्थिति ये है कि शुगर के भी एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है। एक जरा आंकड़ा मैं दर्शकों के सामने और रख दूं, संकट काल से देश को बचाने के लिए मोदी सरकार ने एक के बाद एक कुछ जो बड़े फैसले लिए हैं, उसमें गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके फिलहाल 30 सितंबर तक के लिए देश में चीनी निर्यात पर रोक लगा दी है। कमजोर गन्ना पैदावार और अल नीनो के असर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मॉनसून प्रभावित होने की वजह से गन्ने की फसल पर इसका असर पड़ा है, और ये संभावना जताई गई है कि इस बार उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्राजील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो चीनी एक्सपोर्ट करता है अन्य देशों में। तो इसलिए अभी सितंबर 30 तारीख तक चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। ये भी आपको एक आंकड़ा बता दें, इस साल चीनी का प्रोडक्शन कितना हुआ है, 2.75 करोड़ टन का प्रोडक्शन हुआ है, और देश में बचा चीनी का स्टॉक तकरीबन 30 लाख टन का है। लगभग 7 लाख टन के निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब जहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वहां तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन सरकार ने 15 लाख टन तक के चीनी निर्यात की अनुमति दी है। और उसके बाद फिर आप ये जानते हैं कि 30 सितंबर तक के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। तो प्रोफेसर अंशु जी, ये कुछ मेजर्स हैं जो सरकार ले रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये आवश्यक है। जिस प्रकार की परिस्थिति में अभी हम हैं, तो हम लगातार पिछले कई वर्षों से मैं कहूं कि जिस तरह से हमने अपनी एनर्जी पॉलिसी को डायनामिक बनाया, जिस तरह से हमने अपने टैक्स रिफॉर्म्स किए, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बने। तो हम जब चीन जैसे देश से या जापान या कोरिया से अपनी तुलना करें, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये देश जब अपने यहाँ पर ऑयल, गैस और एलपीजी की मूल्य वृद्धि कर रहे थे, गाड़ियों के, एसी के, वॉशिंग मशीन्स के प्रयोग पर रोक लगा रहे थे, तब आपका मेरा जीवन यहाँ पर निर्बाधित था।
था भारत में। अब जब ये सेकंड शॉक वेव आई है, जब दिखाई पड़ रहा है कि सऊदी और यूएई के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, ईरान ने भी आयरन डोम दिया है यूएई को। और अच्छी बात लेकिन ये है कि ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हम होस्ट कर रहे हैं, उसमें अभी देखिए आप, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी नई दिल्ली में है, यूएई और सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने भी शिरकत की है। और हमारे विदेश मंत्री ने आज ये वक्तव्य दिया है, जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है कि जो ये पश्चिम एशिया का संकट है, इस पर अलग से कॉन्वर्सेशंस होंगे आज और कल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम साथ साथ पैरेलली, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तब खुलेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐसे इस प्रकार के रेजिलिएंट पॉलिसीज को लेकर के या एक्शन प्लान को लेकर के आगे बढ़े, ताकि हम जिस अभी स्थिति में हैं कम से कम उस स्थिति में बने रहें, उससे ज्यादा खराब स्थिति ना हो। तो चीनी के जो अभी निर्यात पर सितंबर तक रोक लगाई है भारत सरकार ने, वो इसीलिए लगाई है कि स्टॉक बना रहे। और दूसरी तरफ चांदी, सोने और इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स जिससे हमारा फॉरेक्स बाधित होता है, उसकी जो ड्यूटीज हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। मैं इसी का एक डेटा आपके सामने रख देती हूँ। मैम, आपने जो बात कही है सोने और चांदी के, उसका पूरा रिसर्च डेटा हम लेकर आए हैं, वो दर्शकों को जरा ग्राफिक्स के जरिए समझा देना जरूरी है। मोदी ने जब सोने की खरीदारी कम करने की अपील की थी, तो सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, जिसका असर मार्केट पर कल से दिखाई दे रहा है। 12 मई को जो 22 कैरेट सोना था, वो आप देखिए 22 कैरेट सोना 1,47,990 रुपए पर था प्रति 10 ग्राम। वो आज 1,57,480 रुपए पर आ गया है प्रति 10 ग्राम की। आपने देख लिया, ये डेटा है। कई जगह तो 22 कैरेट सोने की कीमत 1,60,000 प्रति 10 ग्राम के पार चल गई है। लेकिन अब इसका असर डोमेस्टिक मार्केट पर कैसे पड़ रहा है, वो आपको बताने की जरूरत है। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से सोने का दाम बढ़ा, बिक्री कम हुई, सीधा असर ज्वेलरी सेक्टर पर दिखाई दिया। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के मुताबिक इस अपील से ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। सोने की मांग में लंबे समय तक कमी से लगभग 3 लाख छोटे कारोबारी, जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, कारीगर हैं, पारंपरिक ज्वेलरी हब हैं, और खास तौर पर मुंबई, सूरत, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद, इन शहरों की हम बात करते हैं, वहां पर इसका असर दिखाई दे रहा है। सोने की बिक्री में कमी की वजह से ज्वेलरी कंपनियों के शेयर में भी भारी गिरावट आई है। टाइटन कंपनी की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, सेनको गोल्ड की बात करें, पीसी ज्वेलर्स की बात करें, इनके शेयर में भी कमी आई है। तो हकीकत यह है कि गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद ज्वेलरी मार्केट में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। दुकानों में खरीदारों की कमी है, जो ग्राहक शॉप पर आ रहे हैं वो भी कम सोना खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट बड़ी मेहनत से हमारे संवाददाता इस वक्त हर दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो, चाहे वो ऑयल कंपनीज हो, आम उपभोक्ता हो, उनकी राय दर्शकों तक हम पहुंचा दें। फिर आ रही हूं मैं अंशु जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुंबई का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट जवेरी बाजार किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। मौजूद है मुंबई के जवेरी बाजार में, यहाँ पर एक ज्वेलरी शॉप में, और आप देख पाएंगे कि शादियों की सीजन में खास तौर पर यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन अब ग्राहकों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ाई है, जिसके के कारण सोने के दाम भी जो है काफ़ी बढ़ गए हैं। आज करीबन सोने के दाम में भी उछाल है, चांदी के दाम में भी जो है उछाल है। 1,60,000 प्रति 10 ग्राम, यानी कि 1 तोला सोने का दाम है। और कुछ लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन वो क्या सोचते हैं, क्या ज़रूरत है, उनसे हम बात करेंगे। आप बताएं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम भंवर है, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, क्या आप खरीदी कर रहे हैं और क्या ज़रूरी है ये खरीदारी? घर में शादी है जून जुलाई में, तो अभी इसे हम खरीदी कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके भाव जो इनपुट ड्यूटी और बढ़ा दिया है सरकार ने, तो हमको अभी रोज हम देखते रहते हैं कि सोना का उछाल तो यही है, जब बढ़ते ही है थोड़ा, ठीक है 500-200 घट रहा तो 1,000-1,500 रुपये बढ़ता है। तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट अभी से कर रहे हैं कि हमको आगे जाके कई भाव का मारना पड़े। तो जिधर 10 ग्राम या 15 ग्राम ले रहे थे, उसमें हम 7 ग्राम 8 ग्राम में भी हमारे बजट के हिसाब से हम ले रहे हैं। और मोदी जी ने जो बोला है कि 1 साल तक सोना नहीं ले, लेकिन 1 साल का इंतजार करेंगे तो पता नहीं सोना क्या भाव में चला जाएगा। 2 लाख भी हो सकता है, 2.25 भी हो सकता है। इसके लिए हम इतना इंतजार नहीं करते। हाँ, मोदी जी की बात मानेंगे। हाँ, मोदी जी की बात मानेंगे, लेकिन जो जरूरत है वो भी तो है। अंशु जी आप रिस्पॉन्ड कर ले, फिर मैं आ रही हूँ दीपांशु जी आपके पास।
मैं बस मीनाक्षी एक छोटा सा बिंदु ये ऐड करना चाह रही थी कि भारत के पास 25,000 टन सोना है। ये वो सोना है जो घोषित सोना है, जो हमारे आपके घरों में लोगों के पास है, आसपास है। तो जो मोदी जी ने कहा कि जब तक जरूरत ना पड़े या सोना ना खरीदे, फॉरेक्स रिजर्व्स इंपैक्ट ना हो इसलिए। पर जो चलित सोना जो हम सबके पास सोना है, उसको रिसाइकल तो किया जा सकता है ना, उसको एक्सचेंज किया जा सकता है, उसके बदले कुछ नया बनवाया जा सकता है। और इस तरह से जो हमारे जो रोजगार एक बाधित होने की बात आ रही है, इंपैक्ट होने की बात आ रही है, तो वहां पर कम से कम हम अपनी तरफ से ये एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या इस तरह से हम एक रिसाइकल करके सोने का हम इस पूरी जो सिचुएशन है उसको थोड़ी बेहतर बना सकते हैं। मैं ये एक बिंदु जोड़ना चाह रही थी। जी जी जी, दीपांशु जी। जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, बट मुझे ये लगा कि देखिए, ऑप्टिमिज्म अच्छी चीज है और ऑप्टिमिज्म होना भी चाहिए। मैं एकेडमिक हूँ, और मैं एज एन एकेडमिक ये कह सकता हूँ कि जैसा मैंने पहले बोला, 6 से 12 महीने बहुत ही डिफिकल्ट हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, मगर पास्ट हमें देखना जरूरी है। फ्यूल प्राइस के मामले में इंपोर्ट में हम बहुत लकी थे। 6, 8, इनफैक्ट 9 साल तक मैं आपको बोलूं, मोदी गवर्नमेंट के दौरान फ्यूल प्राइसेस बहुत ही एक्सटर्नल सेक्टर से कंट्रोल्ड रहे। आपने दिखाया है, जिसमें पेट्रोलियम कंपनीज ने प्रॉफिट किया है, उस पर गवर्नमेंट ने प्रॉफिट किया है अपने टैक्सेस को हाई रख के। तो नेचुरली अब जब प्राइसेस बढ़े हैं तो फेयर शेयर ऑफ बर्डन कंपनीज पे भी जाएगा और सरकार पे भी जाएगा। FII आउटफ्लोस का मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये AI के इन्वेस्टमेंट से खाली लिंक नहीं है। इंडिया में FDI का भी इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं सेक्टर्स में आ रहा है। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बहुत ही लो रहा है, जिसमें डिमांड साइड फैक्टर्स का दोष ज्यादा है। और इस गवर्नमेंट ने, मैं इस बात को क्लियरली कहना चाहूंगा, इस फैक्टर को इग्नोर किया है। बजट आफ्टर बजट जो आपने बजट्स देखे हैं, उसमें डिमांड साइड रिकवरी पे बहुत ही कम फोकस रहा है। इन लोगों ने एंटाइटलमेंट्स, फ्री फूड, राशनिंग, इस पे फोकस रखा है। और इस अप्रोच से हम कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं देखेंगे। ये बार बार क्राइसिस आती रहेंगी, हम बार बार कैपिटल कंट्रोल्स लाएंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज लाएंगे, इन्फ्लेशन के शॉक्स को ये बोलेंगे कि हम उसको अच्छे से देखें। मगर एक बड़ा मुद्दा जो पॉलिटिकली लिंक्ड है वो है फॉरेन पॉलिसी लैप्स का। मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी रही है इस पूरे दौरान, पिछले 1 वर्ष में मैं बोलूंगा, वो यूएस के साथ अलाइन करने से, एक्सेसिवली एंड इजराइल यूएस एक्सेस से अलाइन करने से जो उसकी कॉस्ट है वो अब हम भुगत रहे हैं। प्रोफेसर जजाति, जो बात दीपांशु कह रहे हैं, नहीं, 1 मिनट, मुझे जरा सब जी कंप्लीट कर दें, मुझे खत्म करने दें। हाँ। मैं इस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा हूं, एक सेमिनार का पार्ट हूं। मैं इस चीज को बहुत क्लोजली देख रहा हूं। इंडिया का ग्लोबल जो पोजीशनिंग है वो आज के समय में इतना वीक है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ब्रिक्स समिट को अटेंड नहीं करना चाहते। इंडिया ब्रिक्स में ऑल्टरनेटिव करेंसीज को लाना नहीं चाहता, डी-डॉलराइजेशन की तरफ ज्यादा मूव नहीं करना चाहता। हमारा जो फॉरेन कैपिटल स्टिमुलस रहा है, जिसमें ईरान हमको डिस्काउंटेड प्राइसेस पे ऑयल बेचना चाहता था, वो सारा समय हमने लॉस्ट किया है। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी कुछ बातों से मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन जब आप फॉरेन पॉलिसी की कहते हैं तो मुझे ये समझ में आता है कि अमेरिका के खिलाफ जब जब जैसा स्टैंड लेना था, भारत जितना मुखर होकर, जितना स्ट्रांग होकर दिखाई दिया, मैंने किसी और देश को नहीं देखा। अमेरिका की तरफ से दबाव था कि आप रशिया के साथ ट्रेड ना करें, हमने रशिया के साथ ट्रेड किया। ट्रेड डिस्कशंस में नहीं, मैं ईरान के मुद्दे की बात कर रहा हूं। ईरान से हमारी प्रॉक्सिमिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की वजह से बहुत रही है। आप इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को अगर ओवरराइड करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखें, तो इंडिया शुड हैव बीन इन अ पोजीशन बायलैटरली टू बी एबल टू नेगोशिएट ये तो देखिए, अरेंजमेंट विद ईरान। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की सर आप बात कर रहे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात मैंने इसीलिए इस विषय को एंड में मेंशन किया है। मैंने इसीलिए इस विषय को एंड में मेंशन किया है क्योंकि ये चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। शायद गवर्नमेंट ने 3-4 महीने का समय दिया कि वेस्ट एशियन क्राइसिस टल जाए, बट मेरे ख्याल अब बाकी दोनों के भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को ठीक तरीके से हम डील नहीं कर पाए। ईरान के साथ हमें वन साइडेड दिखाई देना था, लेकिन हम ईरान और इजराइल के बीच में थोड़ा कंफ्यूज रहे। मैंने आपकी इस पूरी बात को जो है मैंने समराइज करके, प्रोफेसर अंशु जी, फिर मुझे जजाति जी के भी पास जाना है, ही ऑल्सो वांट टू रिस्पॉन्ड। जी
मीनाक्षी, पहली बात तो फैक्चुअली करेक्ट मैं ये बात बताना चाहती हूँ, फैक्ट बताना चाहती हूँ। हमारा जो एफडीआई है वो अगर हम FY 2025 की बात करें तो 80 बिलियन USD से अधिक का रहा है, और ये 40% से अधिक बढ़ा है सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में। एक फैक्ट तो मैं आपको ये बताऊं। दूसरा, जो हमारे को पैनलिस्ट भारत की विदेश नीति की बात कर रहे हैं, ये हमारी विदेश नीति की सफलता है कि आज ईरान, UAE और सऊदी अपने वहां इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं इनके बीच में, लेकिन ये इनके विदेश मंत्री यहां पर आकर बैठे हुए हैं। यदि मैं अपनी विदेश नीति की बात करूं तो अमेरिका को जहां जहां पर हमको जवाब देना था हमने दिया, और अमेरिका की बार बार धमकियों के बावजूद हमने रशिया से तेल और गैस लेना बंद नहीं किया, इसीलिए तो हमें प्यूनिटिव मेजर्स झेलने पड़े थे। और ये भी आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने जो मदर ऑफ ऑल डील की है वो हमारे साथ की है, वो यूएस से ड्रिफ्ट हुआ है यूरोपियन यूनियन। नाटो की आज अमेरिका के साथ क्या स्थिति चल रही है हम ये भी देख रहे हैं, और ऐसे में भारत अपनी सफल विदेश नीति के बलबूते ईरान से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरे पास समय कम है और मैं क्लोजिंग कमेंट प्रोफेसर जजाति जी से लेना चाह रही हूँ। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, एक आम भारतीय की तरह, एक आम उपभोक्ता की तरह, कि जब मैं अपनी गाड़ी में अगले महीने या इस महीने के अंत में जाके पेट्रोल भराने जाऊंगी तो क्या वो पेट्रोल मुझे 94 रुपए में मिलेगा या ये बढ़ जाएगा? जब मैं दूध खरीदने जाऊंगी तो ये 2 रुपए महंगा जो आज है ये उतने ही रेट पर रहेगा या ये भी 4 रुपए महंगा हो जाएगा? हाँ, देखिए, रेट तो बढ़ेगा क्योंकि हमारा जो आप ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस, वो बढ़ता है। लेकिन रहा सवाल जो आप बता रहे थे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, देखिए हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट है जी। हमारा इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। इसके बाद गल्फ की हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि हमारा 90 लाख इंडियन एक्सपार्टियर्स वहां काम करते हैं, और हमारा अराउंड $50 बिलियन का जो रेमिटेंस आता है, हमारा बहुत ही जियोपॉलिटिकली एंड कल्चरली वो लिंक्ड विद द गल्फ कंट्रीज, पर्टिकुलरली GCC कंट्रीज। ईरान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चबहार पोर्ट है, IRSTC है, तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारा जो फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट, हमारा वन साइडेड नहीं है। ये हमारा बेसिकली थ्रस्ट है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने दर्शकों तक ये समझाने की और ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि संकट नहीं है, संकट तो है और बचत ही आपको बचाएगी। तो आप कितना बचत कर सकते हैं और सरकार क्या क्या और कर सकती है, इसके अलग अलग पहलू हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया दीपांशु जी, प्रोफेसर जजाति जी, प्रोफेसर अंशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजधर में शामिल होने के लिए।